इस बार चुनाव में 64 करोड़ 20 लाख वोटर्स ने हिस्सा लिया, जो G7 के देशों की टोटल आबादी का 1.5 गुना है। यूरोप की पूरी आबादी से 5 गुना ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में 31 करोड़ 30 लाख महिलाओं ने वोट डाला। यह नंबर पाकिस्तान की जनसंख्या से 7 करोड़ ज्यादा है। रूस की पॉपुलेशन से दुगने से भी ज्यादा है। लोकसभा चुनाव 2024 में 66.3% मतदान हुआ। इतना बड़ा चुनाव इतनी शांति से बिना हिंसा के पूरा कराना दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। 2024 का चुनाव कई मायनों में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वोटों की गिनती भी जो अब से थोड़ी देर में शुरू होगी, वर्ल्ड के लिए केस स्टडी है। जिस तरीके से चुनाव हुए उसी रणनीति से 8 बजे से शुरू होने वाली वोटों की गिनती भी होने जा रही है। 10.5 लाख बूथ, एक हॉल में 14 टेबल और 8,000 से ज्यादा उम्मीदवार होंगे। 30 से 35 लाख लोग बाहर होंगे, वो माइक्रो ऑब्जर्वर्स होंगे। 70 से 80 लाख लोगों के बीच काउंटिंग प्रोसेस पूरी होगी। भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपनी जीत का दावा कर रही है। सूरत से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीत चुके भी हैं। उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुम्हानी थे, लेकिन उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया। इसीलिए आज काउंटिंग 542 सीटों पर ही हो रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल गांधी पहली बार मोदी को रोकने में कामयाब होने जा रहे हैं, इसका फैसला आज होगा। हर बार मोदी जीतने का नया रिकॉर्ड बनाते हैं, राहुल गांधी हारने का रिकॉर्ड बनाते हैं। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। पहली बार बीजेपी को बहुमत मिला। बीजेपी ने 282 सीटें जीती। 2019 में मोदी दूसरी बार लोकसभा चुनाव में उतरे और इस बार बीजेपी ने 303 सीटें जीती। मोदी पर जनता का भरोसा और बढ़ा। इस बार नरेंद्र मोदी ने अपने लिए खुद चैलेंज तय किया है। बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। वैसे बहुमत के लिए 272 सीटों की ही आवश्यकता है। 24वें मोदी जीतेंगे, इस पर चुनाव के पहले दिन से लोगों को यकीन है। एग्जिट पोल भी यही कहते हैं। मोदी का रिकॉर्ड है, उन्होंने आज तक जो चैलेंज लिया है उसे पूरा किया है। मोदी आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। पहली बार मोदी ने साल 2002 में राजकोट से विधानसभा का उपचुनाव लड़ा था और इसके बाद 3 बार और विधानसभा चुनाव में उतरे। हर बार रिकॉर्ड वोटों से वो जीते हैं। मोदी की एक और खासियत है, उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते वक्त कभी गठबंधन वाली सरकार नहीं चलाई। हर बार क्लियर बहुमत आया और यही रिकॉर्ड दिल्ली में भी कायम है। 14 और 19 दोनों में अकेले बीजेपी को बहुमत मिला। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में एक बड़ा फर्क है, वो है नेगेटिव कैंपेन और पॉजिटिव कैंपेन का। राहुल ने पूरे चुनाव में मोदी को अपशब्द कहे, उनका मजाक बनाया, मोहब्बत की दुकान से शुरुआत की और आखिर में नफरत ही बेची। राहुल का मोटिव मोदी को हराना था, जबकि नरेंद्र मोदी ने अपना कैंपेन पॉजिटिव रखा। वो अगले 5 साल में क्या करेंगे, विकसित भारत कैसे बनेगा, इसी पर चुनाव लड़ा। मोदी ने पूरे चुनाव में किसी नेता, किसी पार्टी के लिए अपशब्द नहीं किए। जब कांग्रेस ने फेक न्यूज फैलाई तो मुस्लिम आरक्षण का सच भी बताया गया। 2024 के लिए राहुल गांधी को तीसरी बार लॉन्च किया गया, आप ऐसा भी कह सकते हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी की एक किस्म की रीलॉन्चिंग होती है। राहुल गांधी बदल गए हैं, राहुल गांधी संविधान को बचाएंगे, राहुल गांधी के साथ देश है, ऐसा कैंपेन हर बार राहुल गांधी के लिए चलाया जाता है। सोशल मीडिया में राहुल गांधी के पक्ष में वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं, लेकिन इसका असर ग्राउंड पर खास दिखाई नहीं देता। राहुल गांधी ने इस बार चुनाव जीतने के लिए सब कुछ किया। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, इंडिया गठबंधन के जरिए विपक्ष को जोड़ने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल से भी उन्होंने हाथ मिलाया। ये हाथ कब तक साथ रहेगा, इसका फैसला भी आज हो जाएगा। राहुल गांधी 2 बार मोदी से हार चुके हैं और दोनों बार राहुल गांधी को बड़ी हार मिली है। एक बार राहुल गांधी नए फॉर्मूले के साथ चुनाव में आते हैं, हर बार वो हार कर चले जाते हैं। ये चुनाव राहुल गांधी का पॉलिटिकल भविष्य भी तय करेगा। अगर कांग्रेस को हार मिलती है तो कांग्रेस को गांधी परिवार को बड़े फैसले लेने होंगे। अब ये बड़े फैसले क्या हो सकते हैं, बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज जो भी नतीजे आएंगे उसको राहुल को मानना होगा। राहुल गांधी इस बार भी 2 सीटों से चुनाव लड़े हैं, केरल की वायनाड सीट से और यूपी की रायबरेली से। राहुल अगर दोनों जगह से जीतते हैं तो किसको छोड़ेंगे, यह फैसला भी उनको आज करना होगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार क्या आज प्रधानमंत्री बनेंगे और राहुल गांधी क्या तीसरी बार भी हारेंगे, यह फैसला
उत्तर प्रदेश की 80 सीटों से होगा, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। देश में सबसे कम वक्त में इतनी तेजी से पॉलिटिकल ग्राफ उठाने वाले इकलौते नेता योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी में मुख्यमंत्री बनने से पहले सांसद थे, केंद्र में कभी मंत्री नहीं रहे। 2017 में योगी सीधे यूपी के मुख्यमंत्री बनाए गए। इन 7 सालों में योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बदला, यूपी की राजनीति को भी बदल दिया। नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए 2019 में यूपी में अखिलेश यादव और मायावती ने अलायंस किया था, लेकिन बीजेपी तब भी 62 सीटें जीतने में कामयाब हुई। इसमें योगी मॉडल का एक अहम रोल था। 2024 के चुनाव में योगी की डिमांड पंजाब से कर्नाटक तक रही। उत्तर प्रदेश के बाहर मुख्यमंत्री योगी ने 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 44 रैलियां की, 2 जनसभाएं की। टोटल उन्होंने 204 जनसभाएं की, जो नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी की जोड़ी को हराने का फॉर्मूला फिलहाल किसी के पास दिखाई दिया नहीं। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से यूपी में कमान संभाली, उससे एंटी मोदी मोर्चा संभल पाए ऐसा कोई मौका नहीं मिला। बहरहाल आज की इस बड़ी कवरेज को हम शुरुआत करते हैं। आप सब हमारे साथ बस अब बने रहिए, क्योंकि ठीक 8 बजे जब वोटों की गिनती शुरू होगी, पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद, कल इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया, ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। और एक बार जब ईवीएम खोलेंगे तो फिर गाड़ी तब तक नहीं रुकेगी जब तक आपको यह पता ना चल जाए कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। मैं आज हमारे इस नए बड़े खूबसूरत सेट से, जो केवल आज के दिन के लिए तैयार किया गया, हमारे मेहमानों का स्वागत करना चाहता हूं। सर वेरी गुड मॉर्निंग। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, स्वागत है सर। अनंत विजय जी सर, बहुत स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, शांतनु जी बहुत स्वागत। संजीव श्रीवास्तव साहब सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। और समीर सौगांकर साहब हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत है। अब तो पुरानी बातें करने का मतलब नहीं सर, वक्त बहुत कम रह गया है, 8 बजेंगे, गिनती शुरू, और एक बार गाड़ी दौड़ी तो फिर कहां रुकेगी पता नहीं। लेकिन फिलहाल आप यो जरा स्क्रीन पर एक नजर डाल लीजिए। ये स्क्रीन है जो दिन भर आपको आगे रखेगी, इस पर आपको सारा डेटा जो चाहिए मिलता रहेगा एक साथ। हर राज्य की खबर आपको मिलेगी, हर पार्टी की, हर अलायंस की खबर आपको इस पर मिलती रहेगी, और जो बड़ी खबर आएगी वो ब्रेकिंग न्यूज भी आपको स्क्रीन पर मिलेगी। साथ ही जो हॉटस्पॉट्स हैं, हॉट सीट्स हैं, उन पर कौन सा बड़ा नेता आगे पीछे चल रहा है वो रियल टाइम आपको पता चलता रहेगा। मीनाक्षी, ये जो टैली है एक बार फिर आपको बता दें, 543 सीट में एक जो नंबर आप एनडीए पे ऑलरेडी देख रहे हैं, शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि सूरत एक वो सीट है जो पहले ही बीजेपी जीत चुकी है, इसलिए शगुन का जो एक नंबर है वो पहले से ही बीजेपी को मिल चुका है। अब ये नंबर कितना बढ़ता है, क्या ये नंबर 400 के पार तक जाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा भी है, गृह मंत्री अमित शाह का विश्वास भी है, इस पर जनता ने कितना भरोसा जताया है, आज चर्चा सारी इसके इर्द गिर्द होने जा रही है। हालांकि राहुल गांधी 295 का एक आंकड़ा दे रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि ये जो 295 की वो बात कर रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला का नाम ले रहे हैं, ये 295 का आंकड़ा उनके जहन में आया कहां से? उनके पार्टी के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो नंबर्स गिना रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में उतनी स्ट्रेंथ राहुल गांधी के पास है या नहीं? अरविंद केजरीवाल जो जेल जा चुके हैं, आज वो ये सारा खेल, नंबर्स का गेम, एक एक आंकड़ा जेल में ही बैठकर देखने जा रहे हैं, और कैसी विडंबना है कि विश्लेषण भी वो अपने पार्टी के नेताओं के साथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इंडिया टीवी के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज का दिन बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। और जैसा सौरभ ने कहा कि ये गाड़ी चलनी शुरू होगी तो रुकेगी नहीं, और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप ही के इंटरव्यू में कहा था ना कि चिड़ियों की चहचहाहट में भी इस वक्त 400 पार सुनाई दे रहा है, इंजन की गाड़ी में भी 400 पार सुनाई दे रहा है। दो बेहद एक हमारे सहयोगी और एक खास मेहमान हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रुचि कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत शहजाद जी आपका। 400 पार का नारा आज कितना कामयाब होने जा रहा है? पूरी देश की निगाहें तो इसी बात पर टिकी हुई है शहजाद। मीनाक्षी जी, अक्सर सुबह सुबह आपको और आपकी साथियों को हम लोग योग की क्रियाएं करते देखते हैं, परंतु आज लोकतंत्र की प्रक्रिया दिखाई देगी और राजयोग की क्रिया दिखाई देगी 6 से 9-10 बजे तक, और मुझे लगता है 11 बजे तक आते आते ये स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने जो नारा दिया था 400 पार का, वो सच होता नज़र आ जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि चाहे जीत हार किसी की भी हो, ये लोकतंत्र की जीत है, जो अभी सौरभ जी वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार से इतना बड़ा लोकतंत्र का पूरा पर्व मनाया गया, और वो भी सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक। तो मुझे लगता है कि आज जो भी नतीजे निकले, सबको इसको स्वीकारना चाहिए, और जो यूनाइटेड स्टेट्स में हमने कैपिटल हिल की तरह एक राइट देखा था, वो करने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। ये आपको कहना क्यों पड़ रहा है शहजाद?
सौरभ जी, क्योंकि आपके दर्शक आपकी तरह बहुत समझदार है, कॉफी विद कुरुक्षेत्र देखते देखते वो सारी बातें समझ गए। परंतु चलिए, क्योंकि आपने पूछा तो मैं बता देता हूं। क्योंकि कल रात को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने एक फतवा जारी किया है कि उनके सारे कार्यकर्ता एकत्रित हो जाए और जहां आवश्यकता हो वहां पहुंच जाए, मतलब कि काउंटिंग प्रोसेस में कोई ना कोई बाधा डालने की षड्यंत्र रची जा रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के बलिया के प्रत्याशी ने तो ये भी कह दिया कि या तो मेरी लाश जाएगी या तो कलेक्टर की लाश जाएगी, और मरने मारने की, कफन बांधने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें नहीं होती। हमने कई चुनाव हारे हैं, पर जब भी हम चुनाव हारते थे हमने लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठाया। हम ये नहीं कह सकते कि जीते तो ठीक और हारे तो लोकतंत्र वीक। इस प्रकार की मानसिकता जिनमें होती है, जैसे दिग्विजय सिंह ने वर्णन किया है कि उन्होंने कहा कि अगर हम जीते तो वो तो जनता का मैंडेट है और अगर हम हारे तो वो ईवीएम का मैंडेट है। मुझे लगता है ये लोकतंत्र को कमजोर करता है। नजर आ रही है पूरी की पूरी। कांग्रेस की बात कर लीजिए, चाहे आप इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए, आप 400 पार कहते हैं, उनके पास आंकड़ा है 295 का। देखिए, अच्छी बात है, उन्होंने लास्ट फेज के बाद 295 का आंकड़ा दे दिया, पर उसमें से कांग्रेस कितनी जीत रही है कोई ये बताने को तैयार नहीं है। अगर 295 रियलिस्टिक लगे, उसके लिए कांग्रेस पार्टी को 170-180 सीट्स आनी है, और मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी खुद ये स्वीकारने को तैयार है कि उनकी किसी भी तरीके से 100 के ऊपर सीट जा रही है। तो मुझे लगता है ये आंकड़ा उन्होंने कोई गाने से प्रेरणा लेते हुए, वैसे वो गाना किस प्रकार से गाना वो बनाया गया है सिद्धू मूसेवाला के द्वारा, उसके बारे में मैं जानना नहीं चाहता हूं, परंतु अगर उनकी प्रेरणा वही है तो मुझे लगता है देश की जनता भी सोचेगी कि किस प्रकार से इसको गंभीरता से लिया जाए। और हमारी सहयोगी रुचि कुमार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो आपको तैयारी भी दिखाएंगी, क्योंकि देखिए जैसे ही घड़ी में 8 बजेंगे वैसे ही मतगणना शुरू होगी और जो पहला रुझान है आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। हमारा वादा यह है कि हमारे इस स्क्रीन पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, आपको एक एक सीट का ब्यौरा मिलेगा, एक एक कैंडिडेट के बारे में जानकारी मिलेगी। तीसरी बार क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी, ये भी जानकारी आज आपको इंडिया टीवी पर मिलेगी। पूरी तरीके से इस स्क्रीन पर एक एक जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। रुचि, बताइए जरा क्या तैयारी आप देख रहे हैं? लोकतंत्र का महापर्व और आज है रिजल्ट का दिन। जी बिल्कुल, इस समय हम बीजेपी ऑफिस में है, लखनऊ का बीजेपी ऑफिस, और यहाँ पर अभी नेताओं के आने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ है, लेकिन आप एक सामने आपको ट्रक दिखाई दे रही है जिसमें मंच बनाने का सामान है। तो बीजेपी की यहाँ तैयारी है कि जैसे जैसे नतीजे आएंगे और उनको जैसी उम्मीद है कि बीजेपी के पक्ष में होंगे, वैसे यहाँ तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। अब यूपी में जो बीजेपी है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी यूपी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उनकी पॉपुलैरिटी है। क्योंकि हम बहुत सारी जगह गए, वहाँ पर कई जगह सांसद से लोग अपने एमपी से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, जो नया कैंडिडेट था उससे खुश नहीं थे, लेकिन आखिर में वो कहते थे कि हम प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो पॉपुलर है, लोगों को लगता है लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ है, तो उस पर लोग वोट कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा एक फैक्टर और है, वो है लाभार्थी, जिसके वजह से बीजेपी को लग रहा है कि इस बार उसको वोट मिलेगा। करीब 14 करोड़ लोगों को राशन बीजेपी यूपी में दे चुकी है अब तक। 1.25 करोड़ उज्ज्वला स्कीम में फ़ायदा हुआ है, करीब 45 लाख प्रधानमंत्री आवास मिले हैं लोगों को। तो ये जो लाभार्थी हैं ये बीजेपी को बड़ी तादाद में गांव-गांव वोट कर रहे हैं। फिर जातीय समीकरण, क्योंकि यूपी में जाति काफ़ी मायने रखती है, तो जातीय समीकरणों को बीजेपी ने 2014 से बहुत दुरुस्त कर रखा है कि जो नॉन जाटव दलित है वो बीजेपी के साथ है बड़ी तादाद में, और जो नॉन यादव ओबीसी है वो भी बीजेपी के साथ है। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी में एक तरह से कॉन्फिडेंस ला रही हैं। और उधर अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो अखिलेश यादव ने नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग इस बार की है। जो पार्टी MY जानी जाती थी यानी मुस्लिम यादव, उसमें सिर्फ 5 यादवों को और 4 मुसलमानों को टिकट दिया है, 15 दलित को टिकट दे दिया है, 10 कुर्मियों को दे दिया है, निषाद हैं, राजभर हैं, कुशवाहा, मौर्य हैं। तो ये सारी चीजें समीकरण तो अपने अपने हिसाब से सेट किए गए थे। अब जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है तमाम उम्मीदवारों का फैसला, और किस राजनीतिक दल का क्या होगा ये आज पता चल जाएगा। अखिलेश यादव, जिनको अपने पिता के बाद पार्टी पर तो जरूर उन्होंने काबिज कर लिया अपना हक, लेकिन लगातार उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। इस बार क्या वो जीत का सामना करेंगे? क्या जीत का सेहरा उनके सर पर बनेगा? ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। रुचि, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब एक बार आइए आपको
आपको अपनी स्क्रीन दिखा देते हैं, हमने क्या विशेष तैयारी आप लोगों के लिए की है। आइए आपको ये बता देते हैं ताकि एक एक डेटा बड़े ही स्पष्ट तरीके से आपके सामने आ जाए। आप टीवी स्क्रीन पर अभी जो 0-0 के आंकड़े देख रहे हैं, वो 8 बजे जैसे ही गिनती शुरू होगी उसमें तेजी से बदलाव होने लगेंगे। स्क्रीन के राइट और लेफ्ट में अलग अलग राज्यों के नतीजे दिखेंगे, नीचे भी आपको देश भर की बड़ी पार्टियों के नंबर दिखेंगे। सौरभ, जहाँ बिल्कुल सर, थोड़ा सेल्फ प्रमोशन जरूरी है ना, रात भर यहाँ भी लोग सोए नहीं है, नेताओं की तरीके से बता दो दें तैयारी क्या क्या है हमारी। तो देखिए साहब, ये ग्रैंड सेट आपके लिए बनाया गया है और इसी तरीके से एक एक करके मतलब कई तरीके के ग्राफिक्स हैं जिसके जरिए आपको हम अलग अलग डिटेल्स एक ही स्क्रीन पर आपको एक टाइम मिलती रहे, वो सारी तैयारी हमने की हुई है। अलग अलग पार्टियों के लिए आपको, जैसे तमिलनाडु में है तो कांग्रेस कौन सी पार्टी जो है वो आगे चल रही है, पीछे चल रही है, आपको पता चलता रहेगा। टॉप पर आपको अलायंस पता चलेगा, एनडीए जहां मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है, इंडिया गठबंधन जहां पर राहुल गांधी की तस्वीर लगी है। बहुत इस पर भी सवाल हुआ कि साहब यहाँ खड़गे साहब की फोटो लगाई जाए, किसकी फोटो लगाई जाए, राहुल गांधी। फिर हमने कहा नहीं, राहुल गांधी लीडर तो राहुल गांधी ही है, तो उनकी फोटो यहाँ पर लगाई गई। ये देखिए, तो ये एक और तरीका है, जैसे ऊपर यहाँ एक स्टेयरकेस जो है तैयार किया गया, इसमें हम लोग चल भी सकते हैं, इस पर आप लोग चाहें तो हम दिखा सकते हैं आपको। तो यहाँ ऊपर भी नजर अभी सुबह बैठे रहे अभी तो लेकिन खैर ऊपर आपको जो है अलग अलग स्टेट्स की टैली जो है वो दिखाई देती रहेगी, किस स्टेट में इस वक्त क्या नंबर चल रहा है, कितनी सीटों के रुझान आ चुके हैं, कितनी सीट्स जो है डिक्लेयर हो गई हैं, वो आपको यहाँ पता चलता रहेगा। और इसी तरीके से आज पूरा दिन आप इंडिया टीवी के साथ बस जुड़े रहिएगा। सर मैं ओपनिंग कमेंट्स ले लूं अपने मेहमानों के। कल तक मैं पूछ रहा था, बस किसी को आपको रिवाइज करना हो अपना आंकड़ा तो कर लीजिए। अब राहुल जी, अब तो उसका टाइम भी चला गया है, अब तो देख पलटा सर। हाँ, एक बार सर एलईडी वॉल पर भी नजर डाल दें, क्योंकि तैयारी हमने बहुत की है और सेल्फ प्रमोशन की बात हो रही है। ये जो एलईडी वॉल आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 80 सीट और 80 का जो नतीजा होगा वो यहाँ पर एक एक सीट का नाम रहेगा। जैसे ही नंबर्स आने शुरू होंगे, यहाँ पर आपको रंग बदलने शुरू हो जाएंगे। अभी सब कुछ व्हाइट है, बिल्कुल मेरे कोट की तरह, लेकिन ये जब भगवा होगा तब भगवा दिखाई देगा, कहीं हरा होगा तो वो हरा दिखाई देगा। तो ये एक तैयारी, उत्तर प्रदेश की 80 सीट हो या फिर हम बिहार की सीट दिखाएं, कर्नाटक की सीट दिखाएं, तस्वीरें जो है सीट वाइज आपको यहां दिखाई देगी। कमेंट की बात हो रही थी, संजीव जी आप ही से शुरू कर लेते हैं। जो कहा जा रहा है कि 295 नहीं आई तो लाश निकलेगी, नहीं आई तो कैपिटल हिल कफन बांध कर निकलना सुबह, ये भी किसी ने नारा दिया है। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है ये, इस तरह से नहीं कहते और नहीं करते। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें फ़र्क। एक, आप पूरी चौकस बरतिए, पूरी सावधानी रखिए, अपने पोलिंग एजेंट्स को ताकीद कीजिए कि वो पूरा जो प्रोसेस है, अगर आपको किसी तरह की गड़बड़ की भी आशंका है या आप संदेह करते, तो उसका एक संवैधानिक तरीके से उसकी वॉच रखिए, उस पर सावधानी रखिए। लेकिन कल जिस तरह से बयान आए हैं, कांग्रेस का फतवा शहजाद कह रहे हैं, वो तो मैंने इतने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन जैसे पप्पू यादव का बयान था या किसी और के बयान थे, मतलब मनीष तिवारी चर्चिल को कोट कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 से, जो चर्चिल ने कहा था, विल फाइट ऑन द बीचेस, विल फाइट ऑन द माउंटेन्स। कौन सी जंग चल रही है हिंदुस्तान में? बट हैविंग सेड दैट, अगर एक बहुत बड़े तबके को इस बात का तनाव है या शंका है कि चुनाव सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो उन्हें सावधानी बरतने की अनुमति होनी चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को कहने की भी कि आप ध्यान रखिए। लेकिन वो उसकी जो सीमा है, एक जो बैलेंस है उसमें, कि आप दूसरी तरफ नहीं चले जाएं, कि आप उनको उकसाएं नहीं कुछ करने में, वो बहुत आवश्यक है। वो शायद कहीं बैलेंस मिस कल हो गया।